हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 22 है, यानी संसद। देखिए, यूपीएससी के प्रीलिम्स में अगर पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से आधे क्वेश्चन यानी 8 से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से ही रहते हैं। इसलिए यह चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यूपीएससी के साथ साथ अन्य जो भी एग्ज़ाम है उनमें भी यदि आप देखोगे तो इस चैप्टर से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो आप समझिए आपका पॉलिटी आधा यानी 50% तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज का चैप्टर देखते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो क्या है संसद। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। ये देखिए पहले ही पॉइंट में आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है, यह आपको पता होना चाहिए। केंद्र सरकार का कैसा अंग है? संसद विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, जो संसदीय प्रणाली है वह हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। इसलिए इसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा गया है। अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। ये तो आप जानते ही हैं, संसद जो हमारी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। और इसीलिए जो है यूपीएससी के एक विद्यार्थी को यानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को संसद के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। संसद के अंतर्गत हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए लाभदायक होगी। देखिए, संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। तो संसद का जिक्र है वो संविधान के किस भाग में है? 5वें भाग में। और अनुच्छेद को भी याद रखिएगा, 79 से 122 में किस किस का वर्णन है? संसद के गठन का, संरचना का, अवधि का, प्राधिकार का यानी प्रक्रिया और विशेषाधिकार व शक्तियों का वर्णन है। इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम संसद का गठन। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। संविधान के अनुसार कितने अंग हैं संसद के? राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा यानी 3 अंग हैं। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। तो देखिए उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा भी इसे कहते हैं। जो राज्यसभा है उसे दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा भी कहते हैं, जबकि लोकसभा को क्या कहते हैं? निचला सदन यानी पहला चैम्बर। बताइए लोकसभा को यहाँ देखिए क्या कहते हैं? पहला चैम्बर या निचला सदन। और चर्चित सभा, राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण भारत में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ देखिए राज्यसभा में कौन कौन होते हैं, यानी राज्यसभा जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों का। और लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का, क्योंकि इसमें जो है सांसद होते हैं जो वो प्रत्यक्ष तौर पर लोगों द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, इसलिए ये भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आगे देखिए, हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है। तो यहाँ देखिए जो राष्ट्रपति है वो न तो किसी भी सदन का सदस्य होता है और न ही वो किसी भी जो है संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। लेकिन आप ये मत कह दीजिएगा कि राष्ट्रपति संसद का अंग ही नहीं है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो संसद के दोनों सदन हैं यानी राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे स्वीकृति नहीं देता। यानी जो हमारे दोनों सदन हैं, यदि उनके द्वारा पारित किसी भी नियम को विधि बनाना है तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है उसके लिए। तो यहाँ देखिए राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है, जैसे राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्रावसान करता है। क्या क्या काम करता है राष्ट्रपति? एक तो ये दोनों सत्रों का सत्र आहूत करता है और दूसरा सत्रावसान करता है। और लोकसभा को विघटित कर सकता है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ देखें हमने
राष्ट्रपति के काम देखिए क्या क्या करता है, सदनों का सत्र आहूत करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, और जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है। यानी अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति ही अध्यादेश जारी करता है। आगे देखिए, इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। यानी जो संसद का मामला है, हमारी संसदीय प्रक्रिया है, वो किस पद्धति पर आधारित है? ब्रिटेन की पद्धति पर, न कि अमेरिका की पद्धति पर। ब्रिटेन की संसद ताज यानी राजा या रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन व हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निचले सदन से मिलकर बनती है। इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में विधानमंडल को किस नाम से जानते हैं? कांग्रेस के। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट यानी ऊपरी सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचला सदन होते हैं। यहाँ देखा हमने। अब देखते हैं, सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। अतः हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है। तो यहाँ इससे तुलना करके बता दी कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो कैसा है, वो है ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है। वहीं दूसरी तरह राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। या क्या बताया? जो राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार है उसके बारे में बताया कि विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस का घटक नहीं मानते हैं। यानी अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उसे कांग्रेस, वहां की कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है। अब हम देखते हैं दोनों सदनों की संरचना, यानी राज्यसभा और लोकसभा की संरचना कैसी है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। जो हमारी राज्यसभा है उसकी अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? 250। इनमें से 238 सदस्य जो हैं राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। इनमें से यानी 250 में से 238 कौन होंगे? सदस्य कौन होंगे? राज्यों व संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रतिनिधि। और वो कैसे निर्वाचित होते हैं? आप तो ये जानते ही हैं, जो राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे? 12 सदस्य। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। अब यहाँ बात बता दी कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? 245। और इनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। अब देखिए, संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। अब देखिए, यहाँ 4थी अनुसूची के बारे में बता दिया गया है, तो इसे याद रखिएगा। 4थी अनुसूची में क्या वर्णन है? राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन 4थी अनुसूची में किया गया है। अब देखिए, राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कौन करता है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन जो है राज्य विधानसभा के कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ये आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में, तो इसे याद रखिए कि चुनाव कैसे होते हैं राज्यसभा के? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, वो भी एकल संक्रमणीय मत द्वारा। इसे बिल्कुल अच्छे से याद करिए, बार बार रिवाइज करिए। यदि आपको सिर्फ पढ़ के रिवाइज नहीं होता है तो आप साथ में नोट्स बना सकते हैं। हम जो है आपको इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करते हुए चल रहे हैं, उससे आप नोट्स भी अपने तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो। अब देखिए, चुनाव दोबारा से देखिए, चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। आगे है, राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जो राज्यसभा है उसमें राज्यों की सीटों का बंटवारा कैसे किया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुसार। इसलिए जो राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या है
अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों की जनसंख्या भी तो अलग ही होती है, इसलिए उनके प्रतिनिधियों की संख्या भी अलग होगी। उदाहरण के लिए देखिए आप, उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य है, जबकि त्रिपुरा से 1 सदस्य है, क्योंकि त्रिपुरा की जनसंख्या कम है। अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, क्योंकि वहां जनसंख्या के आधार पर जो है सीट निर्धारित नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व निर्धारित है। हालांकि अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमने यही बात बताई है अभी आपको। अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं और प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्राप्त हैं। बिल्कुल साफ सा वर्णन यहाँ दे दिया कि अमेरिका की सीनेट में है 100 सीटें और प्रत्येक राज्य को दे दी 2 सीटें, क्योंकि वहाँ राज्य कितने हैं, 50 ही तो हैं। तो हमने यहाँ देखा राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार है। आगे देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। जो राज्यसभा में है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल है जो उसके द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा ही होता है। जो है यह चुनाव भी कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा ही होता है। तो हमने इस प्रकार संघ का देख लिया। अब देखिए 7 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ, अब देखिए यहाँ 7 नहीं है, ये डाटा जो है बदल चुका है। यहाँ देखिए सिर्फ 2 यानी दिल्ली व पुडुचेरी के प्रतिनिधि राज्यसभा में है। अन्य 5 संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। तो यहाँ हमने समझा कि संघ राज्य क्षेत्रों को किस प्रकार प्रतिनिधित्व है, और ये भी देखा कि सिर्फ 2 ही जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके प्रतिनिधि राज्यसभा में है। आगे देखिए, नामित या नाम निर्देशित सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित या निर्देशित करता है जो क्या होते हैं, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषय के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। तो जो 12 सदस्य होते हैं वो किस क्षेत्र से होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। आपको यहाँ कोई एक और पॉइंट दे दिया जाएगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसे दोबारा देखिए। जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा विषयों के संबंध में या तो विशेष ज्ञान हो या उनका व्यवहारिक अनुभव हो उस क्षेत्र से, ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य है नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में आ सके। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता। ये अच्छा पॉइंट है कि अमेरिका में कोई नामित सदस्य नहीं होता, जबकि हमारी राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, 12 सदस्यों को। अब हम देखते हैं लोकसभा की संरचना। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तो अधिकतम संख्या बताइए कितनी निर्धारित की है, 552, जिसमें से 530 होंगे राज्यों के प्रतिनिधि और 20 होंगे संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करता है। एंग्लो इंडियन के कितने सदस्यों को नाम निर्देशित करता है राष्ट्रपति? 2 सदस्यों को। तो देखिए वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं, और इनमें से 530 सदस्य राज्यों से हैं और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 जो हैं राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित हैं। तो यहाँ जो है निर्धारित संख्या कितनी है, 545। अब देखते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे है लोकसभा में। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचक क्षेत्रों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कैसे निर्वाचित होते हैं लोकसभा के प्रतिनिधि? प्रत्यक्ष रूप से भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया, मत देने का अधिकार है। यानी कौन कौन इन चुनाव में भाग ले सकता है? भारत का प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी है, 18 वर्ष से अधिक, और मत देने का अधिकार है जिसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम
1988 मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको 61वें संविधान संशोधन का पता होना चाहिए जो किस वर्ष किया गया 1988 में, और यह किस से संबंधित है। इसमें क्या किया गया था, मत देने की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इसे याद रखिएगा, यदि आप नोट कर रहे हैं साथ में तो इसे नोट कर लीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, यानी संसद का जो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम है 1965 वो इसी से संबंधित है, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। आगे देखिए, नामित या निर्देशित सदस्य, अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को नामित करता है। यानी जो लोकसभा में है 2 सदस्य नामित होते हैं, वो किस समुदाय से संबंधित हैं, यानी किस समुदाय से संबंध रखते हैं बताइए आप, एंग्लो इंडियन समुदाय से। आगे देखिए, शुरुआत में यह उपबंध 1960 तक के लिए थी, लेकिन 95वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस उपबंध को 2020 तक बढ़ा दिया गया। यानी ये कब तक है, 2020 तक बढ़ाया गया, लेकिन ये आज भी चला हुआ है, ऐसा नहीं है कि अब इसे बंद कर दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं लोकसभा की चुनाव प्रणाली। लोकसभा चुनाव प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यानी लोकसभा के जो है निर्वाचन यानी कैसा होता है, प्रत्यक्ष, उसको करवाने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस संबंध में संविधान ने 2 उपबंध बनाए हैं। कितने उपबंध बनाए हैं, 2। यहाँ देखिए 2 उपबंध। पहला है, लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथा साध्य एक ही हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। तो इसे दोबारा समझिए कि लोकसभा में सीटों का आवंटन कैसे है, प्रत्येक राज्य को उस रीति से किया जाएगा स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात, यानी जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से राज्यों को यहाँ सीटें आवंटित कर दी जाएंगी। आगे देखिए दूसरा, प्रत्येक राज्य को जो है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसकी आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथा साध्य एक ही हो। तो ये आप दोबारा समझिए, यानी यहाँ निष्कर्षतः क्या कहा जाता है कि अनुपातिक रूप से बांटा गया है यहाँ राज्यों को प्रादेशिक क्षेत्रों में। इसे दोबारा पढ़िए, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथा साध्य एक ही हो। तो ये हमने समझ लिया। आगे देखिए, संक्षेप में संविधान सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच, उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व में एकरूपता हो। तो यहाँ क्या बताया है कि जो ऐसा आवंटन किया गया है उसके पीछे कारण क्या है संविधान का, यह सुनिश्चित करना कि राज्यों के बीच और राज्य के भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व में एकरूपता हो। तो ये आपने समझ लिया। आगे देखिए, जनसंख्या से आशय अंतिम जनगणना की क्या है से है, यानी जो जनसंख्या है उससे आशय देखिए अंतिम जनसंख्या की गणना से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हों। तो ये हमने देख लिया है। आगे, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, यानी प्रत्येक जनगणना के पश्चात इसमें पुनः समायोजन भी होता है। उसे समझते हैं, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर पुनः समायोजन किया जाता है। यानी राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। संसद को यह अधिकार है कि इसके लिए प्राधिकार और रीति का निर्धारण करे।
ऐसा करने का अधिकार किसको है, यानी जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन का अधिकार किसे है, संसद को। इसी के तहत संसद ने 1952, 1962, 1972 और 2002 में परिसमन आयोग अधिनियम लागू किए। तो ये आपका एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए या आप इसे अच्छे से याद करिए कि इसी के तहत संसद ने क्या किया, 1952, 62, 72 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि परिसीमन आयोग जो अधिनियम है वो किससे संबंधित है, तो आपने इसे देख लिया। आगे देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया। यानी जो 42वां संशोधन है 1976 में हुआ, उसमें क्या कहा गया कि राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को 2000 तक स्थिर कर दिया गया था। सबसे पहले कब तक किया गया था, 2000 तक। और किस जनगणना के आधार पर किया गया था ऐसा, 1971 की जनगणना के आधार पर। अब देखते हैं इस प्रतिबंध को 84वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2001 में आया, अगले 25 वर्षों यानी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है 84वां संविधान संशोधन बताइए आप, उसमें कितने वर्षों तक बढ़ाया गया था, तो आपको क्या याद रखना है, 25 वर्षों तक। यानी 25 वर्षों तक यानी किस वर्ष तक, 2026 तक की यहाँ बात की गई है। आगे देखिए 84वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 2001 में सरकार को यह शक्ति दी गई है कि 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन एवं संयुक्तिकरण कर सकती है। क्या कर सकती है सरकार, इसको यह शक्ति देता है। कौन सा अधिनियम, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम की वह 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन एवं संयुक्तिकरण कर सकती है। बाद में 87वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में आया, निर्वाचन क्षेत्र का परिसमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, न कि 1981 की जनगणना के आधार पर। तो आप 87वां संविधान संशोधन भी अधिनियम याद रखिएगा, इसी मुद्दे से संबंधित है। हालांकि इस तरह के बदलाव राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन की संख्या को बिना बदले ही किए गए थे, यानी जो है स्थानों के आवंटन की संख्या नहीं बदली गई थी इसमें। आगे देखते हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। हालांकि संविधान में किसी धर्म विशेष की प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, यानी जो हमारा संविधान है वो यह नहीं कहता कि किसी समुदाय को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए कि संविधान में किसी विशेष धर्म का प्रतिनिधित्व पद्धति की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में उनके लिए सीटें जरूर आरक्षित की गई है ताकि उनका शोषण न हो सके, यानी उन्हें भी राजनीति में हिस्सेदारी मिल सके। प्रारंभ में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था, यानी कब तक, 1960 तक। इसके बाद हर वर्ष यानी 10 वर्ष बाद 10 वर्ष के लिए बढ़ा देने की बात की गई। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2009 में इस आरक्षण को 2020 तक बढ़ा दिया गया था। अब यहाँ आपका एक और संशोधन अधिनियम तैयार हो जाता है, कौन सा, 95वां संशोधन अधिनियम। आगे देखिए, हालांकि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया गया, यानी उनकी सीटें तो आरक्षित हैं, लेकिन उनके जो वोट डाले जाएंगे उनके लिए वो सभी मतदाताओं द्वारा डाले जाएंगे। ये नहीं होगा कि एक जाति के लोग वोट डालेंगे, एक के नहीं। आगे है, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके लिए कोई सीट आरक्षित कर दी तो वो अन्य सीटों पर खड़े ही नहीं हो सकेंगे, यानी वो सामान्य क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आगे है 84वां संशोधन अधिनियम 2001 में
सीटों को 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः निहित किया गया, सामान्य सीटों की तरह ही। और 87वें संशोधन अधिनियम जो 2003 में आया, आरक्षित सीटों को 1991 की बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः निहित किया गया। ये हमने पीछे देख ही लिया था। अब देखते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व नया अपनाना। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, राज्यसभा के बारे में देखते हैं। हालांकि संविधान में राज्यसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया। इसकी जगह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने को आधार बनाया गया है। यानी लोकसभा में कौन सी प्रणाली है, इसमें तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है, और राज्यसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। यानी प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। यहाँ लोकसभा की बात हो रही है, यानी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की, और उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, निर्वाचन क्षेत्र। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। अतः ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि ही निर्वाचित होगा, और उसे ही क्या कहते हैं, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत मिलते हैं उसे ही विजयी घोषित कर दिया जाता है। प्रतिनिधित्व की सामान्य बहुमत पद्धति का यह प्रतिनिधित्व पूरी चुनाव प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। दूसरे शब्दों में यह अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं करता। तो यहाँ देखिए, जो लोकसभा में है वहाँ उसमें निर्वाचन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं करती है पद्धति, क्योंकि जो बहुसंख्यक वर्ग होगा उसी का नेता चुन लिया जाएगा। तो इन अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए राज्यसभा में इनकी संख्या निर्धारित की गई है, यानी राज्यसभा में इनकी सीटें निर्धारित की गई है। आप यह याद रखिएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है। यानी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद है जो, उसको हटाने के लिए ही तो राज्यसभा में ऐसी व्यवस्था की गई है। हमने अभी बताया आपको। इस व्यवस्था के तहत लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है। यहाँ तक कि सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल से उसका हिस्सा मिलता है। यही हमने समझाया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार हैं, जिनके नाम है एक तो एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था एवं सूची व्यवस्था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है जो वो दो तरह की है। कैसे कैसे? एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था और सूची व्यवस्था। भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहले प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। और उसके अंतर्गत भी कौन सी प्रणाली? एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था। आगे देखिए, यद्यपि संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वकालत की, लेकिन इसे संविधान में दो कारणों से नहीं अपनाया गया। यानी संविधान सभा के सदस्यों ने क्या कहा था कि लोकसभा के लिए भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू कर दीजिए, लेकिन संविधान में इसे दो कारणों से नहीं अपनाया गया। वो कारण देखिए, मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया समझने में कठिनाई, क्योंकि देश में शैक्षणिक स्तर काफी कम है। यानी जो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ये काफी जटिल है, ये आम मतदाताओं को समझ में ही नहीं आएगी, तो इसलिए इसे नहीं अपनाया। दूसरा है बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता, और जो बहुदलीय व्यवस्था है उसके कारण संसद की अस्थिरता उत्पन्न हो जाती यदि हमारे संविधान में इस प्रणाली को अपना लिया जाता तो। इसके अलावा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के निम्नलिखित दोष हैं। इसके अलावा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष देखिए आप, यह काफी खर्चीली है। यह प्रणाली कैसी है? काफी खर्चीली है। और दूसरा है, यह उपचुनाव का कोई अवसर नहीं देती, यानी इसमें उपचुनाव का कोई अवसर नहीं है। और यह मतदाताओं एवं प्रतिनिधियों के बीच
आत्मीयता को कम करती है। अगला है यह अल्पसंख्यक एवं सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है। इसका यह एक दोष भी है कि यह अल्पसंख्यक और सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है। अगला है यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है एवं मतदाताओं के महत्व को कम करती है। यानी जो मतदाताओं का महत्व है वह इसमें कम हो जाता है। तो इस तरह से हमने इस प्रणाली के दोष देख लिए, इसीलिए इसको लोकसभा में नहीं अपनाया गया था। अब हम देखते हैं दोनों सदनों की अवधि। अब देखते हैं राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक स्थायी संस्था है। इसका अर्थ है इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। यानी इस संस्था का विघटन नहीं होता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ये सीटें चुनाव के द्वारा भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोचयन होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोचयन होता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। यानी जो सदस्य होते हैं वो दोबारा से भी इसके सदस्य बन सकते हैं। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद में पर छोड़ दिया गया था। यानी संविधान में इसके सदस्यों के पदावधि के बारे में कोई बात नहीं है, इसे किस पर छोड़ दिया गया है? संसद पर। इसी के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होनी चाहिए। किस आधार पर कहा था संसद ने कि इनकी अवधि 6 साल होनी चाहिए? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 का है। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का भी अधिकार दिया। पहले बैच में यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। कैसे किया जाएगा सदस्यों को सेवानिवृत्त? लॉटरी के आधार पर। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश को शासित करने वाले उपबंध बनाने का अधिकार भी दिया गया है। तो इस तरह हमने राज्यसभा की अवधि देखी। अब लोकसभा की अवधि देखिए। राज्यसभा से अलग यानी लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है, यानी इसका विघटन हो सकता है। सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसकी अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष के लिए। और कब से? आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक। इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। हमने शुरू में ही बता दिया था कि एक ऐसी संस्था है, विघटित होने वाली संस्था है, यानी यह राज्यसभा की तरह स्थायी नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। यानी किसको अधिकार है इसे विघटित करने का? राष्ट्रपति को। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये भी याद रखिएगा आप कि इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कितनी बढ़ाई जा सकती है? एक बार केवल 1 वर्ष तक ही। लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। दोबारा देखिए, इसका विस्तार किसी भी दशा में, यानी यदि आपातकाल है और वो खत्म हो चुका है तो 6 महीने से अधिक की अवधि तक नहीं हो सकता। तो इस तरह हमने लोकसभा की अवधि देखी, उससे पहले राज्यसभा की अवधि के बारे में देखा था, और हमने पीछे क्या किया? लोकसभा की चुनाव प्रणाली को विस्तृत से देखा, दोनों सदनों की संरचना को समझा किस तरह से होती है। और हमारा आज का टॉपिक हम यहीं तक करेंगे। जो संसद है उसका आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं।